इंस्टॉलमेंट। भगवती चरण वर्मा। चाय का प्याला मैंने होठों से लगाया ही था कि मुझे मोटर का हॉर्न सुनाई पड़ा। बरामदे में निकल मैंने देखा चौधरी विशंभर सहाय अपनी नई शेवरले 6 पर बैठे हुए बड़ी निर्दयता से इलेक्ट्रॉनिक हॉर्न बजा रहे थे। मुझे देखते ही वो हेलो गुड इवनिंग सुरेश कहकर कार से उतरे। गुड इवनिंग चौधरी साहब, अभी चाय पीने बैठा ही था, बड़े मौके से आए। चौधरी विशंभर सहाय गठे बदन के लंबे से युवक थे। उम्र करीब 25 वर्ष की थी। सांवला रंग, चेहरा लंबा और मुख की बनावट बहुत सुंदर। बाल बीच से खिंचे हुए, कलम कान के नीचे तर और दाढ़ी मूछ साफ। चेहरे पर पाउडर और क्रीम की एक हल्की सी अस्पष्ट तह। वह धारीदार सिल्क की शेरवानी पहने थे और उनकी टोपी जिसे वो हाथ में लिए थे उसी कपड़े की थी। गरारेदार पजामा, पैर से मोजा नदारत लेकिन पेटेंट लेदर का ग्रीशियन पंप। चौधरी विशंभर सहाय के पिता चौधरी हर सहाय अवध के एक छोटे मोटे ताल्लुकेदार थे। विशंभर सहाय अपने पिता की एकमात्र संतान थे, लेकिन लड़कर प्रयाग चले गए थे। पिता और पुत्र के स्वभाव में काफ़ी समता होते हुए भी हल्की हल्की बातों में आपस में गहरा मतभेद रहता था। चौधरी हर सहाय और चौधरी विशंभर सहाय शराब में बराबर रुपया खर्च करते, लेकिन जहाँ पिता महुए के ठर्रे की 1.25 बोतल पी जाते थे, वहाँ पुत्र विस्की के 2 पैगों से संतुष्ट हो जाया करते थे। ना पिता वैश्यागामी थे, ना पुत्र। केवल पिता रियासत के कुछ जवान बारिनों और चमारिनों पर 10-15 रुपये महीने खर्च कर दिया करते थे, तो पुत्र नगर में सोसाइटी गर्ल्स की दावत पर तथा उनकी खेल तमाशे दिखलाने में 10-15 रुपये महीने खर्च कर दिया करते थे। पिता और पुत्र दोनों को ही राजनीति से रुचि थी, लेकिन जहाँ पिता अमन सभा के सभापति थे, वहाँ पुत्र कभी कभी खद्दर पहनकर कांग्रेस मंच से व्याख्यान दिया करते थे। परिणाम स्पष्ट था। एक दिन पुत्र ने पिता को बाग में भूसा भरने वाली कोठरी में बंद कर दिया और गांव में फिर वापस न आने की कसम खाकर शहर की राह पकड़ी। 12 घंटे तक गुम रहने के कारण काफ़ी छानबीन करने के बाद चौधरी हर सहाय उस भूसे वाली कोठरी से बरामद किए गए। अपने पुत्र की नालायकी पर चौधरी हर सहाय बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपना पिस्तौल निकाला। पति का ये उग्र रूप देखकर चौधराइन साहिबा अर्थात चौधरी हर सहाय की पत्नी या चौधरी विशंभर सहाय की माता ने स्वरों के साथ रोना आरंभ किया। शायद पत्नी का अकेले रोना चौधरी साहब को बुरा लगा, इसलिए उन्होंने भी अपनी पत्नी के स्वर में अपना स्वर मिलाया। उसके बाद दोनों गले मिले। प्रयाग आकर चौधरी विशंभर सहाय ने सिविल लाइंस में एक कॉटेज किराए पर ली। घर से चलते समय वो काफ़ी रुपये साथ ले आए थे। फिर उनकी माता भी किसी न किसी प्रकार घर का खर्च काट कूट कर 300-400 रुपया पुत्र को भेज दिया करती थी। यार सुरेश, 300 रुपये आज शाम तक चाहिए। आज दिन भर शहर की गली गली छान डाली, लेकिन कहीं इंतज़ाम ना हो सका। आखिर में हार कर तुम्हारा दरवाज़ा देखना पड़ा। मैं मुस्कुराया। बस इतनी सी बात है, अभी लो। चाय का प्याला चौधरी साहब के सामने बढ़ाते हुए मैंने कहा। कुछ रुककर मैंने फिर पूछा, यार ये ना पूछो, क्या कहीं से कुछ फरमाइश तो नहीं हुई? मैंने भेद भरी दृष्टि डालते हुए पूछा। नहीं, फरमाइश नहीं हुई है, इसका मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, सक पकाते हुए चौधरी साहब ने कहा। मैं ताड़ गया कि दाल में कुछ काला है। देखो चौधरी साहब, बनो मत, ठीक ठीक बतला दो।
रुपया मुझसे ही लेना है? हंसते हुए मैंने कहा, भाई कल कार का इंस्टॉलमेंट देना है, बस इतनी सी बात है। आखिर तुम्हें क्या सूझी कि जो कार खरीद बैठे, जब तुम्हारे रोज़ के खर्च भी मुश्किल से चलाए चलते हैं? मैंने पूछा। यार उस दिन फंस ही गए, अब क्या किया जाए। किस दिन? अच्छा, तो जो बात अभी तक किसी को नहीं बताई वो तुम्हें बतानी ही पड़ेगी। तो सुनो, अभी 3 महीने की बात है। भुवन के बड़े भाई आए थे। उनसे मिलने के लिए मैं सुबह उनके बंगले पर पहुंचा। तांगा मैंने बंगले पर पहुंचते ही छोड़ दिया, क्योंकि काफ़ी लोग इकट्ठा थे और मेरा ख्याल था कि जल्दी छुट्टी ना मिलेगी। मेरा अनुमान गलत भी ना था। खा पी कर करीब 12 बजे फुर्सत मिली। मुझे एक काम से चौक जाना था। मैंने भुवन से तांगा मंगवाने को कहा तो मालूम हुआ कि नौकर बीमार है। ये सोचकर कि बाहर निकल कर कोई सवारी ले लूँगा, मैं भुवन के बंगले पे चला गया। भाई सुरेश, जानते ही हो कि बरसात की धूप कितनी कड़ी होती है। ठीक दोपहर ज़मीन जल रही थी और खोपड़ी चटकी जा रही थी। फाटक के बाहर आकर मैं एक पेड़ की छाया में खड़ा हो गया और सवारी की प्रतीक्षा करने लगा। मैं करीब आधे घंटे वहाँ खड़ा रहा, लेकिन कोई खाली तांगा ना निकला। तबीयत परेशान हो गई। मेरा बंगला वहाँ से करीब 2 मील की दूरी पर था। पैदल चलने के ख्याल से ही आंखों के आगे अंधेरा छा जाता था। कुछ समझ में ना आ रहा था कि क्या करूं। अंत में मैंने ये तय किया कि यदि 10 मिनट में कोई सवारी नहीं आती तो जान पर खेलकर घर तक का रास्ता पैदल ही नापूंगा। 10 मिनट भी हो गए पर सवारी का पता नहीं। अब मैंने चलने के लिए कमर बांधी। पैर उठाया ही था कि इक्के की घड़घड़ाहट मुझे सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो एक खाली इक्का चला आ रहा था। मैं रुक गया। सुरेश, सच कहता हूँ कि उस इक्के को देखकर जान में जान आई, लेकिन उस इक्के की बाबत यहाँ कुछ बतला देना आवश्यक होगा। मेरा यह ख्याल था कि वो इक्का गदर के पहले बना होगा, क्योंकि इतनी पुरानी लकड़ी की चीज़ मैंने कभी न देखी थी। पहिए छोटे छोटे जिन पर लोहे का हाल चढ़ा हुआ था, धुरे से निकलने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन निकल ना पाते थे, क्योंकि लोहे की एक एक कील उनको रोक रही थी। इसलिए शायद उन कीलों से लड़ने के समय कभी कभी एक कर्कश आवाज़ कर देते थे। इक्के की छत बेर बेर चारों तरफ हिल डुल कर अपने बुढ़ापे को प्रकट कर रही थी। छत के 3 डंडे तो मौजूद थे, लेकिन चौथे के जवाब दे देने के कारण बांस का डंडा लगाया गया था। बाकी 3 डंडों में भी काफ़ी मरहम पट्टी हो चुकी थी। उस इक्के पर एक गद्दा बिछा था, जिसके ऊपर का कपड़ा फट गया था और रुई हवा में उड़कर दुनिया में घूमने फिरने की सोच रही थी। उस सिक्के में जो घोड़ी जुती हुई थी वो करीब 3.5 फीट ऊंची, 5 फीट लंबी, 1 फीट चौड़ी होगी। उसकी एक एक हड्डी गिनी जा सकती थी। वो कभी कभी रुककर सुस्ताने का प्रयत्न भी कर लेती थी। इक्केवान करीब 70 के बुजुर्ग वार थे, जिनकी दाढ़ी काफ़ी लंबी थी और सन की तरह सफ़ेद, कमर झुकी हुई और दांत नदारद। उनके एक हाथ में चाबुक था और एक हाथ में घोड़ी की रास। वो उस समय शायद अफीम की पिनक में ऊंच रहे थे। सुरेश, तबीयत तो ना हुई कि उस पर बैठूं, लेकिन मरता क्या ना करता। मैं चलते इक्के पर ही उचक कर बैठ गया। घोड़ी ने अंदाज लिया कि इक्के पर बोझ अधिक हो गया है और वह विरोध रूप में खड़ी हो गई। इक्के के खड़े होने के साथ ही जो झटका लगा तो बड़े मियाँ ने आंखें खोल दी। एक ही सांस में घोड़ी को माँ बहन की गालियाँ देते हुए 4-5 चाबुक फटकार गए। घोड़ी को चलना पड़ा। इसके बाद उन्होंने मुझे देखा। बाबूजी सलाम, कहाँ चलना होगा? बस सीधे चलो, मैंने कहा, क्योंकि मेरा बंगला उसी सड़क पर था। थोड़ी दूर चलने के बाद एक तांगा मेरी दाहिनी ओर से
आगे बढ़ा। मैंने देखा कि उस तांगे पर 2 स्त्रियां बैठी थीं। उन दोनों को तुम भी जानते हो, प्रभा और कमला। ये दोनों जब मैं यूनिवर्सिटी में था मेरे साथ पढ़ती थी। इधर इन दिनों इन दोनों से मेरी दोस्ती कुछ और गहरी सी हो रही थी। सुरेश, क्या कहूँ, इनको देखते ही मेरा चेहरा पीला पड़ गया, कलेजा धक से हो गया। अगर इन्होंने मुझे इस सिक्के पर देख लिया तो। मैंने एकदम अपना मुंह उधर से फेर लिया, लेकिन बदकिस्मती से मैं ही अकेला उस सिक्के पर था। अगर और सवारियां होती तो शायद मैं छिप भी जाता। तांगा तेजी से साथ बढ़ा जा रहा था, लेकिन एकाएक धीमा हो गया। मैं उस समय पीछे देख रहा था। मैंने सोचा कि तांगा चाहे लाख धीमा किया जाए, मेरे इक्के को नहीं पा सकता। ये सोचकर मैं संतोष की गहरी सांस ले रहा था, लेकिन एकाएक तांगा रुक गया और प्रभा तथा कमला दोनों ही जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। सुरेश, तुम नहीं जान सकते उस वक्त मेरी क्या हालत थी। लज्जा और क्रोध से मेरे मुंह का रंग बेर बेर बदल रहा था। दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। कभी तबीयत होती थी कि सिक्के वाले की जान ले लूं, कभी अपनी ही जान लेने की सोचता था। फिर कभी उन दोनों का गला घोंट देने की तबीयत होती थी, लेकिन मैंने अपना मुंह सामने न किया। मैंने भी इक्के वाले से कहा, इक्का रोक दो, लेकिन काफ़ी देर तक तांगे ने चलने का नाम ना लिया तो मुझे मजबूरन इक्के वाले से कहना पड़ा, इक्का मोड़ लो। और मैं जहाँ से चला था वहीं लौट आया। इतना अपमानित मैं जीवन में कभी ना हुआ। मैंने तय कर लिया कि मैं इन दोनों को दिखला दूंगा कि मेरे पास कार है, और इस प्रकार मैं अपने आत्मसम्मान पर लगे हुए धब्बे को धो दूंगा। उस दिन शाम को मैंने ये कार ले ली। पास न रुपया था, इसलिए इंस्टॉलमेंट सिस्टम पर ये कार लेनी पड़ी। मैं हंस पड़ा। अच्छा, इस तरह से कार आई। खैर, कार तो आ गई। चौधरी विशंबर सहाय ने चाय का दूसरा प्याला बनाते हुए कहा, यार सुरेश, ये कार मैं नहीं रख सकता। अपना खर्च चलाना ही मुश्किल पड़ रहा है। कार तो एक बला पीछे लगी है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। जिस दिन से कार ली है उस दिन से उन दोनों की शक्ल ही नहीं दिखाई दी। आज 2 महीने से दिन भर कार पर चक्कर लगा रहा हूँ। शहर की हर एक सड़क छान डाली और उनके मकान के तो न जाने कितने चक्कर लगा डाले, सिर्फ इसलिए कि वो मुझे कार पर कहीं देख लें, लेकिन न जाने कहाँ गायब हो गई हैं कि उनका पता ही नहीं लगता। जिस दिन उन्होंने ये कार देख ली उसके 2-4 दिन बाद ही मैं ये कार बेच दूंगा। बाबा, मैं कार से बाज आया। अच्छा, अब इंस्टॉलमेंट के लिए रुपये तो निकालो।